ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या फंक्शन है जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। देखो दो फंक्शन है, प्रोसीड्यूरल फंक्शन और लीगल फंक्शन। अब एक एक करके दोनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो प्रोसीड्यूरल फंक्शन ये ऑलरेडी चूंकि मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हुआ हूँ, इसलिए बस अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब हम क्या बिजनेस में हम इंटर करना चाह रहे हैं, हम क्या करना क्या चाह रहे हैं, उस चीज़ का सिलेक्शन। अगेन इसको करने के लिए रिसर्च करने होते हैं, ये भी हम लोग पहले ही देख चुके हुए हैं। देन है साइज ऑफ द यूनिट, कि हम बिजनेस का स्केल हमारा कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा प्लांट की हमें आवश्यकता है, हम जो बिजनेस करना चाह रहे हैं। देखो अगर आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाने वाले के काम कर रहे हो तो काफ़ी लार्ज स्केल रहेगा। कोई आप ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल रिलेटिवली स्मॉल चाहिए होगा। तो ये कहलाता है हमारा साइज ऑफ द यूनिट। वो डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, आप किस तरीके का प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो। क्लियर। देन लोकेशन, बिजनेस का लोकेशन कहाँ रहेगा, मेन मार्केट में रहेगा, कहाँ रहेगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तब तो आपको टाउन के बाहर में सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। देन चॉइस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, कि कितना पैसा की हमें आवश्यकता है, हम पैसा को डेप्ट से रेज करेंगे, डेप्ट फंड से या इक्विटी से। क्लियर। तो ये सब बातें हमारी प्रोसीड्यूरल फंक्शन में इंक्लूड की जाती हैं। देन प्लांट का लेआउट, कि भाई प्लांट में तो मशीन्स चाहिए होंगे, इक्विपमेंट चाहिए होंगे, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, सबको कैसे हम काम करेंगे। आप जैसे देखते हो कि कई बार आप डिस्कवरी चैनल में भी देखते होंगे कि प्लांट है, मशीन सेटअप हुई है, यहाँ से यहाँ मशीन जा रहा है, एक बेल्ट की तरह कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है, यहाँ से एक सामान निकला वो वहाँ गया, लेबर वहाँ खड़ा है, मतलब ये पूरा लेआउट इंटायर सिस्टम काम कैसे करेगा। ठीक है। तो ये बनवाना। देन टैक्स प्लानिंग, भाई टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। कस्टम ड्यूटी में अगर आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो फिर कस्टम ड्यूटी भी आपको पे करने पड़ेगी। तो जो भी टैक्स है, इनकम टैक्स है, टीडीएस आपको देना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की प्लानिंग भी हमें करनी पड़ेगी, तो वो होता है टैक्स प्लानिंग में इंक्लूड। क्लियर। देन वी हैव लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो तो लीगल फॉर्मेलिटीज में दो ही पॉइंट होती है। एक है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, इलेवेंथ में भी पढ़ा होगा कि एक डॉक्यूमेंट होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसी मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी हुई हैं उसी आधार पर हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉजेज वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ये सब क्लॉज होते हैं। एक कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ही बातों से बंधी होती है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में ना लिखा हुआ हो। अगर वो कुछ भी काम एक्स्ट्रा करती है तो उसे लीगल माना जाएगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन किया जाएगा। देन वी हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि बिजनेस को हम रन कैसे करेंगे, लोगों को हायर कैसे करेंगे, सैलरी कितना मिलेगा, मतलब बहुत सी बातें, जो रूल्स, जो डे टू डे अफेयर्स को हम कैसे बिजनेस में हैंडल करेंगे, वो सब बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं। देन भाई बिना डायरेक्टर के तो कंपनी बनेगी नहीं, तो डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी सहमति से, उनका कंसेंट कि हाँ भाई हम अपनी सहमति से बने, हमें कोई किसी दबाव में डायरेक्टर नहीं बनाया गया हुआ है, उनका रिटन सिग्नेचर चाहिए होगा, बिना उसके तो खैर कंपनी भी नहीं बनेगी आपकी। तो डायरेक्टर्स का कंसेंट भी चाहिए होगा। देन एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, कि मैं जितनी बातें लिख रहा हूँ ये मैंने पूरी वेरीफाई कर ली है, इसमें किसी तरीके की त्रुटि नहीं पाई गई है, अगर कोई त्रुटि पाई होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हम उसके लिए लाइबल होंगे। तो ये कहलाता है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि सब चीज़ें आपने सही की हैं। देन उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, रजिस्टर ऑफ द कंपनी, आरओसी होती है, उसके पास फाइल करते हैं। ठीक है। देखो ये चीज़ें तब है जब आप कंपनी बना रहे हो। अगर आप इतने सिंपल स्मॉल इसको ये सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा बिजनेस बनाया तब वहाँ पे ये सब चीज़ें आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। देन डॉक्यूमेंट को फाइल करना, क्योंकि जब आप फाइल करोगे तभी तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर। और जो भी फीस लगेगी रजिस्ट्रेशन की आपको वो भी पे करनी पड़ेगी। क्लियर। देन उसके बाद क्या होगा, जब सब काम हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, नेम अप्रूवल होगा ना भाई। आप सपोज मैंने नाम लिखा सनत लिमिटेड, तो नेम अप्रूवल में भी क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि आप जो नेम लेना चाह रहे हो उस नेम से मैचिंग करने वाली कोई कंपनी ऑलरेडी नहीं होनी चाहिए, तो नेम यूनिक होना चाहिए। तो नेम का अप्रूवल लेना कि हाँ ठीक है, मतलब उसके उसमें बहुत सारा क्लॉज है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। कि कोई आप एज नेशनल एम्बलम अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, अशोक का चिन्ह आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उसका एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जो आपको बिजनेस कंपनी एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़नी है चीज़ें। देन जब आरओसी के पास से डॉक्यूमेंट आप भेजोगे तो आरओसी उस चीज़ को वेरीफाई करेगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि अब आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो चुका हुआ है, अब आप आगे का प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर।
देन अगर आप सपोज शेयर मार्केट में भी अपने शेयर को लिस्ट कराना चाहते हैं, तब फिर सेबी की गाइडलाइंस है। सेबी क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपने कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है कि आपके शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सपोज आपने फाइनेंस, आपने इक्विटी आपने यूज़ किया कि मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा, मैं पैसे जो रेज करूंगा वो इक्विटी के माध्यम से, तब तो फिर आपको सेबी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा ताकि आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हो सकें। उसमें फिर क्या होता है, क्योंकि फिर आप जनरल पब्लिक से डील करते हो, तो प्रॉस्पेक्टस वगैरह होते हैं, उसमें भी काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस होता है। तो वो सारी बातों आप डिस्क्लोज करते हो कि हमने सब कुछ प्रॉस्पेक्टस सही से इशू किया है, हमने शेयर वगैरह सही, हमारे शेयर्स ऐसे रहेंगे, हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है, ये सब बातें उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। वो कंप्लायंस, वो बातें आपने फॉलो किया, वो डॉक्यूमेंट आप सेबी के पास दोगे, सेबी उसको वेरीफाई करेगा, देन आपको वो अलाउ करेगा, आप अपने शेयर्स, मतलब आपके शेयर्स फिर आपके स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। क्लियर? चलो, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है कि एक अगर हम बिजनेस चाहते हैं, कि देखो प्रमोशन हम क्यों कर रहे थे, ताकि हमारा बिजनेस बन सके, ठीक है। लेकिन बिजनेस सक्सेसफुली हमारा रन करेगा तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। देखो उसमें कि सबसे पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव, गोल, मोटिव क्लियर कट होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि भाई लोगों को आवश्यकता है तभी वो चीज़ चलेगी। देन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसीड्यूरल फंक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रोसीड्यूरल फंक्शन हमने ऊपर में देखा था, ठीक है। तो उनको सक्सेसफुली, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ। ये रहा, ये सारे हमारे प्रोसीड्यूरल फंक्शन थे। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द यूनिट। तो ये प्रोसेस अगर हम सक्सेसफुली अच्छे से हमने उसको सेट कर लिया, ठीक है, तभी हमारा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाए। क्योंकि प्रोसीड्यूर फंक्शन ही क्या होता है? जो बिजनेस को चलाता है। लीगल फंक्शन तो आपने बार करके छोड़ दिया, अब तो वो अगले साल के लास्ट में होगा। लेकिन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट द असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर ही, अकाउंटिंग ईयर, आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको प्रोसीड्यूरल फंक्शन को सही से फॉलो करना पड़ेगा। देन बिजनेस का प्लानिंग, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि प्लान करोगे क्या अचीव, गोल टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, तभी तो आप उसको अचीव करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को लगाओगे। देन वी हैव इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब ये आप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से चीज़ें आ रही है, ठीक है। अलग अलग डिवीजन बनाने होंगे आपको, उस डिवीजन में अलग अलग लोग लगाने होंगे, उन्हें एक्सपर्ट, मतलब उस हिसाब से आपको टैलेंटेड लोग, एक्सपर्ट लोग, कीवर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, उसका एक नाम है आपका, इट इज़ नॉट कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ, बट मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली क्रिएट करना पड़ेगा। और वहाँ पे आप जितने डिवीजन बनाओगे, जो भी फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाओगे, उसमें आप स्पेशलाइज्ड लोगों को, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क कंसेप्ट को आप यूज़ करोगे और स्पेशलाइज्ड लोगों को लगाओगे, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर पाएगा। देन प्रॉपर कंसल्टेंसी, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। देखो बिजनेस को तो सही से आपको चलाना होगा। यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्टिंग फंक्शन की। बिजनेस को अच्छे से डायरेक्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा। देन इफिशियंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बिजनेस में प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? इफिशियंट। आपने पढ़ा था कि इफिशियंट, एक बिजनेस 11th नहीं 12th में टॉपिक था आपका, इफिशियंसी, और एक वर्ड था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो हम उसमें पढ़ते थे कि किसी गोल टारगेट को कम से कम रिसोर्स में करना, और दूसरा होता है कम से कम टाइम में ही करना। तो इफिशियंसी का और इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, इन दोनों चीज़ों को आपको यूज करना पड़ेगा। कम से कम समय में हमारा काम हो जाए और कम से कम संसाधन यूज करके हम अपने गोल टारगेट को अचीव कर लें, तभी आपके रिसोर्सेज की बचत हो पाएगी, तभी बिजनेस में आपका कॉस्ट कम लग पाएगा, तभी बिजनेस आपका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। मार्केटिंग के बिना तो बिजनेस, आपके प्रोडक्ट कस्टमर तक तो पहुंचेंगे नहीं, तो मार्केटिंग भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देन डायनेमिक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, डायनेमिक मतलब क्या हो गया? जो परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है। देखो बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं होता है, बिजनेस चेंज होते रहता है, चेंज होने का ही नाम है क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस चेंज होगा तो बिजनेस में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रिंसिपल्स में, अब हमें अपने आप में भी चेंज करना पड़ेगा, कंपनी के गोल टारगेट में। तो इसके लिए डायनेमिक होना बहुत जरूरी है, तो मैनेजमेंट का डायनेमिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देन वी हैव ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आपका ह्यूमन मेन भी आपके हैं, जो वर्कर्स हैं, तो उनके साथ अच्छे से आपका कोऑर्डिनेशन होना। टॉप, लोअर, मिडिल सब जगह आपके लोग हैं,
तो सबके साथ रिलेशंस हमारे काफ़ी बेटर हो सकें, लोगों के रिलेशंस बेटर रह सकें, तो उसके लिए ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी हमारे काफ़ी बेटर होने चाहिए। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करो, आप मार्केट को आइडेंटिफाई करो, रिसर्च करते रहो कंटिन्यूअसली, क्या बदल रहा है, हम नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च करेंगे, क्योंकि रेगुलर एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते करते क्या होता है, फिर कस्टमर बोर हो जाते हैं, फिर वो दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि कोई दूसरा कंपटीटर आ गया मार्केट में, उसने कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो कस्टमर के छूट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये R&D आपको करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस, जब तक बिजनेस है तब तक आपको रिसर्च और नए नए प्रोडक्ट, नए नए इंप्रूवमेंट आपको करते रहने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुली लंबे समय तक चलेगा। और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। और इसके बाद मैं इसका MCQ का सेट भी डालूंगा, मैं MCQ क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ बच्चों के साथ डिस्कस किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप कमेंट में रिप्लाई करना, हम उसको फिर आपको ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।